लाल जल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं BK विश्वकर्मा, BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा आपको। उसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो आज हम सीखेंगे। इसमें चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है ये मेरा ग्लोब है। ग्लोब के चारों तरफ जो सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई में व्याप्त गैसीय आवरण है उसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल का निर्माण विभिन्न तत्वों द्वारा हुआ है जिसमें गैस, डस्ट और वाटर वेपर्स मौजूद रहते हैं। इन गैसों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 का महत्वपूर्ण स्थान है। टोटल वॉल्यूम का, टोटल अमाउंट का 99% भाग का निर्माण ये गैसें करती हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन होती है। इन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण रोल ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्रीन हाउस गैस का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? प्राकृतिक या मानवीय कारणों से हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इस CO2 को, वाटर वेपर को ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस है, इसे क्यों कहते हैं, ये देख लेते हैं। ये चित्र है एक ग्रीन हाउस का। यह एक शीशे का घर बना होता है जिसकी चारों दीवार और छत शीशे की होती है। यह सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव होती हैं, लघु तरंग होती है, उसको तो ये अपने अंदर आने देता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, यानी पार्थिव विकिरण को, जो दीर्घ तरंग के रूप में होता है, उसे बाहर नहीं जाने देता, जिसका परिणाम यह होता है कि बाहरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अपेक्षा इसके अंदर का तापमान ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग हम क्रॉप उगाने के लिए, सब्जियों की खेती के लिए करते हैं। कहाँ करेंगे? जहाँ हमको ज़्यादा इंसोलेशन, ज़्यादा सूर्यताप की मात्रा प्राप्त नहीं होती है। आप जान लीजिए कि ठीक इसी शीशे की घर की तरह जो भी गैसें व्यवहार करती हैं उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होती हैं? सबसे मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन आदि। तो इस हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है वह ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वह करती क्या है कि हमारे सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग है, शॉर्ट वेव है, उसको तो हमारे धरातल पर आने देती है। कहती है आइए आपका स्वागत है इस धरातल पर। क्यों? क्योंकि इस शॉर्ट वेव के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पारगम्य होती है, लेकिन जब यह पृथ्वी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है, पार्थिव विकिरण करती है, तो वह लॉन्ग वेव के रूप में होता है, और यह लॉन्ग वेव के रूप में रेडिएशन को यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैस रोक लेती है, बाहर नहीं जाने देती। इसलिए इसका तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के नाते इस हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आप बताइए कि ये ग्रीन हाउस, जिसे हम ग्लास हाउस फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, अगर आपसे कॉमन रूप में पूछा जाए कि आपको ये बताइए ये ग्रीन हाउस फार्मिंग कहाँ की जाएगी? ये ग्लोब आपको दिख रहा है, इस ग्लोब में बताइए कि ग्रीन हाउस फार्मिंग या ग्लास हाउस फार्मिंग इस भूमध्यरेखीय क्षेत्र में किया जाएगा या यहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? आप जानते होंगे कि इस निश्चित रूप से आप बताएंगे कि यहाँ
यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरणें सापेक्ष तिरछेपन की वजह से ज्यादा ऊर्जा नहीं दे पाती हैं, वहां हम ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस फार्मिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां हमको उन पौधों के लिए आवश्यक ऊर्जा या तापमान नहीं मिल पाता है, जबकि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्य लगभग लंबवत होता है, वहां अधिकांश ऊर्जा मिलती रहती है। तो यहाँ ग्रीन हाउस या ग्लास फार्मिंग आवश्यक नहीं होता है, बल्कि ग्लास फार्मिंग कहाँ होगा? यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां हमको कम सूर्यातप प्राप्त होता है। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि ग्लास हाउस फार्मिंग यहां भी होगा, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों पे। समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों पे मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां हाई एल्टीट्यूड, इन क्षेत्रों में जहां तापमान बिल्कुल कम होता है। कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि यहां वायुमंडल विरल होता है और यहां से जो भी किरणें शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, लॉन्ग वेव के रूप में निकल जाती हैं। इसीलिए इसे रेडिएशन विंडो के नाम से जानते हैं। किसे? पर्वतों को, ऊंचे पर्वतों को रेडिएशन विंडो के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां से विकिरण ज्यादा होता है। फिलहाल ये बात आप जान लीजिए कि जो भी ग्लास फार्मिंग है या ग्रीन हाउस फार्मिंग है, वह हाई लैटिट्यूड एरिया में कहाँ होती है? एक तो हाई लैटिट्यूड एरिया, दूसरा हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है। यानी ये खेती ग्रीन हाउस फार्मिंग हाई लैटिट्यूड एरिया और हाई एल्टीट्यूड एरिया में की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मुख्य कारण अब तक आप समझ गए होंगे, जिसका मुख्य कारण क्या है? CO2 यानी ग्रीन हाउस गैसेस इसके मुख्य कारण हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण जो CO2 है, उसके वृद्धि के क्या कारण हैं? निश्चित रूप से जान लीजिए, जो भी कारण होते हैं वो मानवीय कारण हैं। मानव अपनी क्रियाओं द्वारा जो भी एक्टिविटी करता है, जिस माध्यम से CO2 का ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है, वही कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो मानव क्या क्या कर रहा है, हम देख लेते हैं। पहला जो कॉजेज ऑफ इंक्रीज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के लिए जो कारण है, पहला कारण क्या है? पहला जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब वन विनाश। वन विनाश क्या होता है? वन विनाश से ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है? इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन वनारोपण की तुलना में वनों का अधिक काटा जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। मतलब अगर हम 10 पेड़ लगा रहे हैं, 100 पेड़ काट रहे हैं, तो हम उसे डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का संबंध कैसे होता है? मान लीजिए ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये सूर्य है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को या ऊर्जा को ये ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपने जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता है, और एक क्रिया करता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। वह इस क्रिया के दौरान यह ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है, अपने पत्तियों का, टहनियों का, तनों का विकास करता है, यानी अपना विकास करता है। ये विकास मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके करता है। तो एक तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है
उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन प्लांट्स जो हमारे धरातल पर मौजूद हैं वो इसको लेके इसको बैलेंस करने का कार्य करते हैं, उसको बैलेंस करने का कार्य करते हैं। अगर ये बैलेंस हैं तब तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कट कर दिए यानी हम डिफॉरेस्टेशन कर दिए तो होगा क्या, एक तरफ यह ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर से ले रहा था वह नहीं लेगा, जब नहीं लेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम इस वुड को, इस लकड़ी को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे, बर्निंग क्रिया करेंगे, तो क्या होगा, इसमें स्थित कार्बन गैसीय फॉर्म में पुनः एटमॉस्फेयर में जाकर उसके मात्रा को बढ़ा देगी। तो जैसे जैसे कार्बन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण जो है, पहला कारण डिफॉरेस्टेशन हो गया, दूसरा जो कारण है वह है बर्निंग, वुड बर्निंग, वुड बर्निंग, दूसरा वुड बर्निंग। वुड बर्निंग क्या हुआ, भारत या विश्व के अधिकांश देश आज भी घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी को जलाते हैं। इस लकड़ी को जलाने से जो भी कार्बन उत्पन्न होता है वह सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और इस एटमॉस्फेयर में पहुंचने पर वह कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगा। तीसरा जो कारण है वह है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को मतलब, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, वही जो विभिन्न वनस्पतियों और जीवों से मिलकर बनते हैं, कालांतर में जो दबे हुए हैं उनसे जो फ्यूल बना, जैसे कोल, पेट्रोलियम गैस आदि, उसे हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। जब भी हम इनको बर्न करते हैं, चाहे जिस लिए बर्न कर रहे हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बर्न कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए बर्न कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, जितना भी ये कोयला जलेगा, जितना भी डीजल जलेगा, उतनी कार्बन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी और इस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाएगी और ग्लोबल वार्मिंग उतना ही ज्यादा होगी। चौथा जो कारण है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या, ट्रक, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि। ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्च होता है, फॉसिल फ्यूल खर्च होता है, ढेर सारे पेट्रोलियम खर्च होते हैं, ढेर सारी ऊर्जा खर्च होती है। इसके दौरान भी ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। नेक्स्ट जो है, जो मेन फैक्टर है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ऊर्जा का एक साधन है, बिजली उत्पन्न करने का एक प्लांट है जिसमें हम कोयले को, डीजल को जलाते हैं और हमें बिजली प्राप्त होती है। इसमें जो सैकड़ों हजारों टन कोयला पर डे जलाया जाता है, उससे निकलने वाली ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ढेर सारे कारण हैं, या मानवीय अन्य कारण जिम्मेदार हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का कार्य करते हैं, यानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगर ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण हैं, तो इसके इफेक्ट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो होने दीजिए, उससे क्या नुकसान हो जाएगा, मानव क्यों इतना परेशान है इससे। आइए देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग CO2 अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो उसके पीछे क्या नुकसान है। कोई भी चीज़ जब बढ़ती है, कोई भी कार्य संपादित होता है, तो उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यानी एक सकारात्मक
और दूसरा नकारात्मक लाभ। अब कहेंगे CO2 बढ़ रही है तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि इसका प्रभाव फर्टिलाइजर की तरह इसका इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको बताया गया कि पौधे अपने वृद्धि और विकास के लिए, अपने द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने तनों, पत्तियों और टहनियों का विकास करते हैं और उनकी ऊर्जा फूड चेन के माध्यम से अन्य जीवों में स्थानांतरित होती है। तो देख लेते हैं, अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो पॉजिटिव ये होगा कि हमारी उत्पादकता बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पौधों के लिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलेगी और हमारे पौधे ढेर सारे अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे तो अपनी वृद्धि और विकास करेंगे। ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन में 40% की वृद्धि अंकित की गई। यानी इसका पॉजिटिव पक्ष है कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पक्ष है कि हमारी ग्रीन प्लांट्स की उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरी तरफ निगेटिव क्या है? निगेटिव होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा? हमने आपको बता दिया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को तो हमारे धरातल पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण को वह बाहर नहीं जाने देती है। कहती है कहाँ जा रहे हैं आप हमारे मेहमान हैं, आइए खा पी के तब जाइएगा, एकदम मत जाइए। तो रोक के इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई तो क्या दिक्कत हो गई? होने दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग भी जब होती है तो इसके भी दो पक्ष होते हैं। पहला प्रभाव क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जो पक्ष होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि इसमें क्या होगा कि ये पर्वतीय एरिया में जो आइस हैं, जो बर्फ हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, पिघलना शुरू होगा, पिघलेंगे। क्यों मेल्टिंग होगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आप बताइए, कॉमन सेंस लगा के बताइएगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बर्फ कहाँ पिघलेगी? भूमध्य रेखा पर कि ध्रुवों पर? कहाँ होगी? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि दोनों जगह होगी। दोनों जगह क्यों होगी? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में रखा हुआ बर्फ पिघलेगा, ऐसा नहीं है। जो मेन आइस एरियाज हैं वहां इसकी मेल्टिंग होगी और यहां हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्फ जमी हुई है उसकी मेल्टिंग होगी, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में यहां की बर्फ पिघलेगी। और यहां की जब बर्फ पिघलेगी तो निश्चित रूप से जहां की बर्फ पिघलेगी वो स्थान क्या होगा? खाली होगा। जैसे ये हमारे आइस जमी हुई है, अगर ये मेल्ट होना शुरू होगी तो निश्चित रूप से अगर ऐसे ऐसे मेल्टिंग हो रही है तो यह स्थान खाली होना शुरू हो जाएगा। जब खाली होना शुरू हो जाएगा तो हम आप इतने लालची हैं कि वहां भी जाके घर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेल्ट हो रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? अगर बर्फ यहां मेल्ट हो रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मेल्ट हो रही है, तो वो कहां आएगी? क्या वह इन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आएगी या यहीं मेल्ट होके बहेगी? निश्चित रूप से यहां से पिघली हुई बर्फ विभिन्न प्रकार, विभिन्न साधनों के माध्यम से ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और सारा का सारा पानी यहीं आएगा। तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पर्वतों पर पिघली हुई बर्फ भी नीचे ही आती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आएगी। अब आपसे सवाल, आप चूंकि थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, आगे कंपटीशन में भी जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है
तो सबसे पहले कौन से द्वीप डूबेंगे? जो इस इंडोनेशिया के द्वीप हैं वो डूबेंगे, या यहां जो उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास द्वीप हैं वो डूबेंगे? तो आप क्या उत्तर देंगे? निश्चित रूप से आप बताएंगे कि चूंकि सारा का सारा पानी पिघल के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए सबसे पहले जो डूबेंगे इस इंडोनेशिया का सोलोमन द्वीप या किरबाती द्वीप ये डूबेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों के द्वीप नहीं डूबेंगे। दूसरी बात कि अगर ये डूब भी गए तो क्या नुकसान होगा? अगर डूब गए तो क्या प्रॉब्लम हो गई? डूब जाने दीजिए, डूबेंगे तो क्या होगा? आप देख लीजिए, अगर ये द्वीप डूबे तो निश्चित रूप से इस पे जो बायोडायवर्सिटी है, जो जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, कौन वनस्पतियां? जो स्थलीय वनस्पतियां हैं, उनका विनाश हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होगा और निश्चित रूप से पर्यावरण अवनयन होगा, क्योंकि इसमें से जो वनस्पतियां नष्ट होंगी वो पुनः उग नहीं पाएंगी, क्योंकि वह सागर के खारे जलीय पानी में नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरा जो पहलू बच रहा है पॉजिटिव वाला, वो क्या होगा कि हम यहां जगह खाली होगी, यहां हम घर बनाएंगे, टूरिज्म विकसित करेंगे और अपना विकास करेंगे। दूसरा एक सवाल आपसे और करना है, ये सवाल है कि क्या अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो और बर्फ पिघल रही है तो क्या स्थलीय भाग का विस्तार होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बर्फ जमी हुई है वह आपके स्थलीय भाग पर ही जमी हुई है, जलीय भाग पर नहीं जमी हुई है। तो जलीय भाग पे जमेगी तब आपका स्थलीय विस्तार होगा, क्योंकि ये स्थल पे ही जमी है तो स्थल खाली हो रहा है तो स्थल ही रहेगा, उसका विस्तार नहीं होगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से विश्व समुदाय परेशान है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या कारण है? हम क्या करें कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या वाटर वेपर की मात्रा कंट्रोल हो हमारे एटमॉस्फेयर में और हमको इससे मुक्ति मिले? क्या करें? क्या करना चाहिए? करना है, देखते हैं। जो उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो हम बात करते हैं कि किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसको सुधारना है। पहला जो रेमेडीज है वो ये है कि हमको प्लांटेशन करना है, हमको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन में क्या है? निश्चित रूप से जो वन विनाश की बात हम कर रहे थे आपसे, वन विनाश से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो प्लांटेशन से निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल होगी। क्या होगा? इसमें हमको दो चीज करना है। एक तो एफॉरेस्टेशन करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, और दूसरा रीफॉरेस्टेशन करना है। दूसरा रीफॉरेस्टेशन करना है। ये एफॉरेस्टेशन क्या होता है और रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? ये फॉरेस्टेशन होता है कि खाली पड़ी जमीनों पर वृक्ष लगाना। खाली पड़ी जो जमीन है उस पे हम वृक्षारोपण करेंगे, उसे हम अफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। रीफॉरेस्टेशन वहां हम करेंगे जहां पहले वृक्ष थे, हमने उसको काट के खत्म कर दिया, पुनः उस स्थान पर वृक्षारोपण करना रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन दोनों को मिलकर प्लांटेशन हम करेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। दूसरा जो हम करेंगे वो है अपने फॉसिल फ्यूल को हम कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? हम डीजल, पेट्रोल, कोल यानी कोयला, इनको बहुत ही सीमित मात्रा में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत इस्तेमाल करेंगे। यानी अपनी हम तकनीकी बढ़ाएंगे, इनकी मात्रा को कम करेंगे, इसके स्थान पर अन्य ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको हम
कम से कम प्रयोग करेंगे ताकि कार्बन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में कम से कम रिलीज हो और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा जो रेमेडीज है वो ये कि इस प्लांटेशन फॉसिल फ्यूल कंट्रोल के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन को भी कम करने का कार्य करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को भी हम कम करने का कार्य करेंगे। इसके लिए जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसके वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार करेंगे, इसके अन्य साधनों पर भी विचार करेंगे, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, जो थर्मल पावर है, थर्मल पावर के स्थान पर हम अन्य ऊर्जा के साधनों का वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे और इसे हम कंट्रोल करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल पावर को अन्य साधनों से पूरा करके हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। एक तरफ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर या मीथेन गैस को हम पैदा कर रहे हैं। कौन पैदा कर रहा है? मानव। प्रकृति का इसमें बहुत रोल नहीं होता है। प्रकृति का रोल इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्राकृतिक कारणों से भी ये गैसें उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रकृति में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के कारण वो कंट्रोल्ड रहती है। मानव जब इतना डेवलप करेगा, इतना आर्थिक विकास करेगा कि वह प्रकृति के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म से बाहर जाता है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए ढेर सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए। केटो प्रोटोकॉल हुआ जिसमें कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिसमें इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बात की गई ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो सवाल बनते हैं आपको कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं और हम इसे कैसे दूर करेंगे, कितना उपाय कर सकते हैं, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे।